जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा आपके अपने चैनल कोचिंग न्यूज़ पर प्रतिदिन की तरह लेकर के आया हूँ करंट अफेयर की सीरीज। सुबह के 7 बज गए हैं। हम लोग 7 बजे सुबह प्रतिदिन करंट अफेयर्स देखते हैं और एनालिसिस करते हैं प्रतिदिन के घटनाक्रमों को, इस उद्देश्य से कि हमारी करंट अफेयर परीक्षा में कौन सा करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आ सकता है और उसी के हिसाब से हम डीप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आज न्यूज़ में तो कुछ खास दिखा नहीं, लेकिन फिर भी जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है न्यूज़ से निकल करके आई, जिसे मैंने प्रश्नोत्तरी का रूप जो है दिया हुआ है। सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री इस समय जो है मॉरिशस के दौरे पर थे। मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया था कि वो 2 देशों की यात्रा पर निकले हुए थे। पहले क्रम में वो जो है मालदीव गए थे और मालदीव जाने के बाद मालदीव में उनका लगभग 2 दिन का कार्यक्रम था। उसके बाद वो जो है इंडियन ओशन में ही दूसरे देश मॉरिशस की यात्रा पर गए हैं। ठीक है ना। मॉरिशस हिंद महासागर का एक छोटा सा देश है जो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। बहुत पहले लगभग जब अरब व्यापारियों ने इस जो है अनइनहेबिटेटेड, मतलब पहले यहाँ लोगों का निवास नहीं था, अरब व्यापारियों ने लगभग 1000 ईस्वी में इसकी खोज की थी। उसके बाद से समय बीतने पर जो है ब्रिटेन का उपनिवेश होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे भारत का उपनिवेश, ब्रिटेन जो है भारत को भी अपना उपनिवेश बनाया था, ठीक उसी प्रकार से मॉरिशस भी जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। 1965 के आसपास जो है मॉरिशस को आज़ादी मिली, लेकिन मॉरिशस को आज़ादी देते वक्त भी ब्रिटेन ने क्या किया था, इसका चागोस आर्कीपिलोस जो था वो अपने पास ही रखा। ठीक है ना। चागोस आर्कीपिलोस जो बोलते हैं, मतलब चागोस एक आर्कीपिलोस का मतलब ऐसा तट जहाँ जिसे क्या हो, बीच में जो है जल वगैरह हो, तो उसको जो है आर्कीपिलोस बोलते हैं। तो चागोस जो है अभी भी जो है मॉरिशस का चागोस जो लैंड है वो किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। लेकिन प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है इस लेवल पर, वनडे एग्जाम्स के लेवल पर, आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मॉरिशस के बारे में बहुत डीप बातें पूछे जाने की संभावना नहीं है। बहुत पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो उसका सही विकल्प है मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ठीक है ना। अन्य ऑप्शन दिया है माले, तो मैंने आपको बताया था कि माले जो है मालदीव की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? मालदीव की। हनोई दिया है, हनोई राजधानी है वियतनाम की। और बैंकॉक दिया है वियतनाम, और बैंकॉक जो दिया है वो राजधानी है थाईलैंड की। ठीक। अगर और पूछा जाए मॉरिशस के बारे में तो मॉरिशस को आप बताएंगे कि मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है ना। हिंद महासागर का एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस महाद्वीप का हिस्सा है तो आप इसे एशिया महाद्वीप का ना मानिए, यह जो है अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है ना। किस महाद्वीप का? अफ्रीकी महाद्वीप का यह हिस्सा है और मेडागास्कर के पूर्व में जो है इसकी अवस्थिति है। ठीक है ना। मॉरिशस में ज़्यादातर जो है भारत मूल के लोग रहते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति आपने देखा होगा प्रविंद जुगन्नाथ है, राष्ट्रपति आपने देखा होगा, तो सुना भी होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल भी हो गए हैं। प्रविंद जुगन्नाथ करके उनका नाम है। यह अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है, बहुत छोटा सा देश आइलैंड है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि हिंदुइज्म यहाँ का जो है, यानी हिंदू धर्म जो है इस राष्ट्र की जो है मुख्य पॉपुलेशन का जो है धर्म है, मतलब सबसे ज़्यादा जो आबादी है वह हिंदू धर्म को फॉलो करती है। ठीक है ना। छोटा सा सुंदर सा मॉरिशस एक देश है अफ्रीकी महाद्वीप का। तो 4-5 बातें हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से मिल गई। पहला जो बिंदु मिल गया वो मिला कि ये जो मॉरिशस बसा हुआ देश है इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। ठीक है ना। हमने जाना कि मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। दूसरा हमने जाना कि यह हिंद महासागर में इसकी अवस्थिति है, हिंद महासागर में यह है, लेकिन अफ्रीकी महाद्वीप का यह हिस्सा कहलाता है। ठीक है ना। भारत से अगर इसकी अवस्थिति देखेंगे तो भारत से इसकी अवस्थिति है दक्षिण की तरफ, मेडागास्कर के यह पूरब में पड़ता है। वैसे सामान्य मैप देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ही छोटा देश है। ठीक है ना।
चलिए और अगली न्यूज़ देखते हैं। विदेश मंत्री जो गए हैं उन्होंने वहाँ CCPK करके नाम का एक एग्रीमेंट किया है और मॉरिशस को जो है $100 मिलियन का जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जो है दिया है। मतलब कह लीजिए कि $100 मिलियन का उधार दिया है, ठीक है ना। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है कहने का मतलब एक प्रकार का उधार होता है, ठीक है ना। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक प्रकार का उधार होता है, ठीक है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इस समय मॉरिशस के दौरे पर हैं, ठीक है ना। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ पुदुचेरी से है। पुदुचेरी का समाचार ये है कि वहाँ के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा क्यों दे दिया? क्योंकि पुदुचेरी के विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो रहा था। फ्लोर टेस्ट तो आप जानते हैं ना। फ्लोर टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? आप ये जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, वह सत्ता में तभी तक बने रह सकते हैं जब तक उनको जो है अपने साथियों का समर्थन प्राप्त है, ठीक है ना। लोगों का क्या है? समर्थन प्राप्त है। तो प्रधानमंत्री तभी तक राज कर सकता है जब तक लोकसभा में उसका बहुमत हो, ठीक है ना। लोकसभा के सांसद जो है ज़्यादातर उसकी बातों को मानते हो, ठीक है, उसके पक्ष में मतदान करते हो। एक राज्य का मुख्यमंत्री तभी तक शासन कर सकता है जब तक विधानसभा में उसके जो है विधायकों की बहुमत है। अब पुदुचेरी की व्यवस्था थोड़ी सी खराब थी। वहाँ जो है मुख्यमंत्री नारायणसामी किसी तरीके से सरकार बनाए थे, लेकिन आजकल जानते हैं आप बहुत हार्श ट्रेडिंग हो रही है, राजनीति बहुत टफ हो गई है। तो खरीद फरोख्त जो है होती रहती है। कोई विधायक इधर से उसमें शामिल हो गया, उनको नहीं दिया, तो अब इनके पास बहुमत नहीं रह गया, तो इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। जब हार गए, बहुमत नहीं बचा, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब हमें काम का क्या है? ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हमें नहीं जाना है। हमारी परीक्षा के लिए काम का एक विषय वस्तु बन सकता है पुदुचेरी। पुराना इसका नाम तो पांडिचेरी था। 1954 तक यह जो है, मतलब आप समझ लीजिए कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी यह जो है विदेशी शासन के अधीन था पुदुचेरी। 1954 में यह भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बना। तो प्रश्न ये उठता है कि यह किस विदेशी राष्ट्र के नियंत्रण में था, ठीक है ना। भारत में ढेर सारे देशों की बाहरी शक्तियों की कंपनियां आई थी जिन्होंने धीरे धीरे करके भारत में क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। उसमें सबसे पहले तो पुर्तगाली लोग आए थे। उसके बाद फिर आपको पढ़ाया होगा ना साहिल सर ने PDF का कॉन्सेप्ट। पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर क्या आए थे? फ्रांसीसी आए थे, ठीक है ना। ये चार जो है मुख्य विदेशी कंपनियां जो है आई थी। डेनिश वगैरह भी थी, उसको हमें नहीं ध्यान देना है। तो अब उसमें जो है मुद्दा ये उठता है कि पुदुचेरी किसके नियंत्रण में था, ठीक है ना। क्या वह पुर्तगाल के नियंत्रण में था, कि डच के नियंत्रण में था, कि अंग्रेज के नियंत्रण में था, या फ्रांसीसी बस्ती थी? तो उसका सही जवाब है जो पुदुचेरी है, जिसे पहले पांडिचेरी कहा जाता था, वह जो है फ्रांस का हिस्सा था, ठीक है ना। उस पर जो है फ्रांस का शासन था। 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने फ्रांस सरकार से इसे अधिग्रहित कर लिया, ठीक है ना। कब? 1954 ईस्वी में। मतलब देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय भी पांडिचेरी जो है भारत का हिस्सा नहीं था। किसका हिस्सा था? इस पर फ्रांस का शासन था, ठीक है ना। आप ये भी जानते हैं कि भारत का जो सबसे मतलब एक समुद्र तटीय जिला गोवा है। गोवा जो है 1962 तक जो है दूसरे देश के अधीन में रहा। किसके अधीन में था? वह पुर्तगाल के अधीन में था। 1962 में जो है भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बना था। ये महत्वपूर्ण बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। पुदुचेरी के बारे में और क्या बातें आप जान सकते हैं? एक तो यह जान सकते हैं कि पुदुचेरी की अवस्थिति जो है लगभग 3 राज्यों में है, ठीक है ना। एक केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। कि मतलब पुदुचेरी की जो केंद्र शासित प्रदेश उसकी अवस्थिति लगभग क्या है? 3 राज्यों तक फैली हुई है, ठीक है ना। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जहां
विधानसभा भी है, ठीक है ना, जहाँ क्या है, विधानसभा है। और ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा है? सही पकड़ा आपने। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है वह है दिल्ली, ठीक है ना। इन दो केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी होते हैं, ठीक है ना। जब विधानसभा है तो यहाँ क्या होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री होते हैं और पुदुचेरी में भी मुख्यमंत्री होते हैं। बाकी शेष जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ केवल उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप क्या बताएंगे? भारत में इस समय जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको रिपीट करना हो तो जल्दी से मैं आपको रिपीट कर दूँ। पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है? दिल्ली है। दिल्ली के थोड़ा सा अगर मानचित्र ऊपर बगल में चलेंगे तो आता है चंडीगढ़। क्या आता है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। और ऊपर चलेंगे तो एक आता है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर 3 हो गया। उसी का जो है सटा हुआ राज्य है लद्दाख, वह भी केंद्र शासित प्रदेश है। और नीचे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि दमन व दीव और दादरा और नगर हवेली, यह करके एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। पहले ये दोनों अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन आजकल एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। दमन व दीव और दादरा और नगर हवेली। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद आ गया छठवां जो हो गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। छठवां तो आपने पुदुचेरी को खुद ही जान लिया। 7वां आपने देखा कि एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, वह भी केंद्र शासित प्रदेश है। और 8वां क्या है? 8वां है लक्षद्वीप, ठीक है ना। ये 8 जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कन्फ्यूजन में अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इस समय भारत की संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, पॉलिटिकल संरचना में, तो इसको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है ना। भारत में इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दमन व दीव और दादरा और नगर हवेली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ठीक है ना। पुदुचेरी फ्रांसीसी बस्ती थी, जिसे 1954 में भारत सरकार ने फ्रांस से ले लिया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है द हिंदू का एक समाचार है। द हिंदू बहुत प्रमुख अखबार है, आप जानते हैं। द हिंदू ने खबर छापी है कि चीन के राष्ट्रपति ब्रिक्स सम्मेलन हेतु कर सकते हैं भारत दौरा। इस समय बड़ा अटपटा लग रहा है कि कैसे आएंगे, क्योंकि भारत और चीन के संबंध इस समय 1962 के बाद सबसे बुरी स्थिति में है। गलवान संघर्ष में लगभग 20 जवानों की मौत हो गई थी। बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के भारत और चीन के संबंध जो है एकदम न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। जहां पर एक दूसरे दोस्तों मतलब पॉलिटिकल से लेकर के अधिकारियों के स्तर पर भी एक दूसरे के प्रति कोई भी विश्वास नहीं रह गया है। न तो भारत का चीन के प्रति विश्वास रह गया है, और चीन की क्या बात की जाए, चीन का भारत के प्रति विश्वास है या नहीं है, ये तो अलग सी बात है, ठीक है ना। लेकिन भारत का एटलीस्ट विश्वास चीन पर से खत्म हो गया है। 1962 के बाद से धीरे धीरे करके जो डर खत्म हो गया था भारत ने चीन पर विश्वास करना शुरू कर दिया था, वह पिछले साल ही 2020 में ही समाप्त हो गया था, जब लद्दाख में क्या किया था, चीन ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। हालांकि वहाँ से आपने देखा होगा डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। वहाँ से सैनिक जो है सेनाओं से पीछे हट रहे हैं, सीमाओं से पीछे हट रहे हैं। यानी कहने का मतलब चीन जो है कुछ पॉजिटिविटी अपना रहा है। उसकी हो सकती है मजबूरी भी हो पॉजिटिविटी अपनाना, क्योंकि सीमा पर सेना खड़ा करने से कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। भारत भी एक शक्तिशाली राष्ट्र है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो किसी भी शक्ति के सामने भारत झुकने वाला नहीं है। चीन इस बात को समझ लिया, इस वजह से जो है चीन सीमा पर से जो है दोनों देशों की सेनाएं एटलीस्ट पीछे हट रही हैं। अब द हिंदू ने समाचार निकाला है कि चीन के राष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति का नाम जानते ही हैं, शी जिनपिंग उनका नाम है।
चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं क्योंकि अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा, यानी इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? वह भारत में आयोजित होगा। और पूरी संभावना है कि यह वर्चुअल के बजाय रियल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होगा। कहने का मतलब ब्रिक्स के जितने सदस्य राष्ट्र हैं वो सब जो है सीधा सा जो है प्रत्यक्ष में संवाद करेंगे, न कि जो है वर्चुअल माध्यम में या फेसबुक या जूम वगैरह पर मीटिंग नहीं करेंगे। ऑनलाइन ना हो करके वह सीधे सीधे जो है आपस में डायरेक्ट मिल करके बातचीत करेंगे। यह संभावना जताई जा रही है, यह संभावना जताई जा रही है। तो एक प्रश्न बन जाता है कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के सदस्य देश कितने हैं? तो आपने देखा होगा यह 5 आपको फ्लैग दिख रहा है। अगर इसको थोड़ा सा इसी को अगर आप पूरा कर लें ब्रिक्स, तो बी फार हो जाता है ब्राज़ील। क्या हो जाता है? ब्राज़ील हो जाता है। ठीक है, यानी ब्रिक्स का एक सदस्य देश कौन सा है? ब्राज़ील है। आर फार हो जाता है रसिया, यानी ब्रिक्स का दूसरा सदस्य देश कौन सा है? रूस है। आई फार हो जाता है इंडिया, यानी ब्रिक्स का तीसरा सदस्य देश कौन सा है? भारत है। सी फार हो जाता है चाइना, यानी इस ब्रिक्स समूह का चौथा जो सदस्य देश हो जाता है चीन हो जाता है। अब एक सदस्य देश को मैंने जो है छोड़ रखा है यस से। यस कौन सा है? यस फार श्रीलंका ना समझिएगा, यस फार क्या है? दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका है। ये जो है, ये जो 5 देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, यह विश्व की 5 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है ना, जो पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है लेकिन महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है ना, ये कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। चीन की अर्थव्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बड़ी है। तो कुल मिलाकर के यह एक अलग प्रकार का जो है मजबूत कह लीजिए समूह बन जाता है ब्रिक्स। ठीक है ना, एक प्रश्न बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन में दिया है चीन, भारत, श्रीलंका और रूस। आपने जाना कि चीन भी सदस्य देश है, भारत भी सदस्य देश है, रूस भी सदस्य देश है, लेकिन श्रीलंका सदस्य देश नहीं है। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सदस्य देश नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है ना, यह ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक ना, चलिए अगला समाचार देखते हैं। समाचार उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश का बजट जो है पास हुआ है। भारत सरकार की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी पहला पेपरलेस बजट जारी कर दिया है, यानी कोई कागजी कार्रवाई नहीं। सारा बजट की जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल आईपॉड कहते हैं ना उसको, टैबलेट कहते हैं, वो टैबलेट के जरिए ही संपादित की गई। बजट पठन, पाठन, समझन सारी प्रक्रिया जो है टैबलेट के जरिए आयोजित की गई। मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब पेपरलेस बजट था, बिल्कुल वैसे ही जैसे केंद्र सरकार का बजट कैसा था? पेपरलेस था। अब बजट के बारे में क्या क्या योजनाएं हैं? बहुत खास योजनाएं तो नहीं है, कोई ऐसी नई बहुत बड़ी योजना तो अभी सामने नहीं दिखाई पड़ी, उसका एनालिसिस मैं करूँगा। अगर ऐसी कोई महत्वपूर्ण योजना होगी तो मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊँगा। हालांकि कल ही जो है अभी आई है, थोड़ा सा समय दीजिए। लेकिन एक प्रश्न बन जाता है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री का प्रश्न अचानक इसलिए बन गया क्योंकि विधानसभा में बजट पेश कौन करता है? वह वित्त मंत्री ही पेश करते हैं। ठीक है ना, किसी भी राज्य की विधानसभा में बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री पेश करते हैं। ठीक है ना, जिसके पास क्या होता है? वित्त मंत्रालय होता है। तो वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, या कुंवर जयप्रताप सिंह हैं, या केशव प्रसाद मौर्य हैं, या सुरेश खन्ना है? सही जवाब इसका है सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना इस समय क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी क्या है? मुख्यमंत्री हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कुंवर जयप्रताप सिंह का नाम है, यह जो है इस समय उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं ना, शार्ट फॉर्म में कह लीजिए स्वास्थ्य मंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी को जानते हैं, यह डिप्टी सीएम है और इनके पास जो है सड़क परिवहन विभाग है। ठीक है ना, जिसको कहते हैं PWD वाला विभाग, रोड वगैरह बनवाने की जिम्मेदारी वाला विभाग क्या है? इनके पास है। लोगो दिया है उत्तर प्रदेश सरकार का, आप देखे हैं, परिचित हैं, तीर कमान है। तीर कमान दिखाता है अवधी परंपरा का, समृद्ध अवधी परंपरा को प्रदर्शित करता है। 2 मछलियाँ हैं और गंगा यमुना का मिलन होकर के संगम का एक रास्ता है। मतलब इसको कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब, यानी हिंदू मुस्लिम जो है मिल करके रहते हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार का क्या है?
लोगो है, ठीक है ना। तो और कोई महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं था, महत्वपूर्ण टॉपिक होगा तो मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। बिना वजह जो है ज़बरदस्ती करंट अफेयर्स देना आपके समय की बर्बादी होगी, इसलिए करंट अफेयर्स पे जो इंपॉर्टेंट रहता है मेरा प्रयास रहता है मैं वही चीज़ें आपको बताऊं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हो, महत्वपूर्ण हो। आप प्रतिदिन अखबार पढ़ने की आदत जरूर डालें, एक अखबार राष्ट्रीय अखबार जो है जरूर पढ़ें, हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, ठीक है ना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक विशेष खुशखबरी ये भी है कि आपके शहर प्रयागराज में जल्दी ही ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है। आप उत्साहित हैं अगर ऑफलाइन में पढ़ाई करने के लिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद, नमस्कार।